हेलो एवरीवन, आज हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे क्वेश्चंस जो आने वाले समय में एनटीए पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस में पूछ सकता है। ये क्वेश्चंस दोनों ही मीडियम में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। अगर आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां जाकर आप चैनल से जुड़ सकते हैं। सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करिएगा और आप जो भी स्कोर गेट करते हैं कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रपोज्ड विच फिलॉसफी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किस दर्शन का प्रस्ताव रखा था? ए एक्सिस्टेंशियल ह्यूमनिज्म अस्तित्ववादी मानवतावाद, बी सर्वोदय, सी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एकात्म मानववाद, या डी रेशनलिस्ट ह्यूमनिज्म बुद्धिवादी मानवतावाद। बताइए कि दीनदयाल उपाध्याय ने किस फिलॉसफी की प्रपोजल दिया था। ए बी सी डी में से सही आंसर क्या होगा? देखिए, वीडियो को पॉज किया करिए और अपने आंसर्स आप लिखा करिए ताकि लास्ट में आप देख सकें कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट किए हैं। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एकात्म मानववाद। इसी दर्शन का प्रस्ताव दीनदयाल उपाध्याय जी ने रखा था। इसका मतलब क्या है? एक तरह से इसे हम अंत्योदय भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो जैसे एक लैडर बनी हुई है, एक सीढ़ी है या कोई एक चेन है, उस चेन में जो लास्ट आदमी है, लास्ट पर्सन है, उसको भी, जो चेन का फर्स्ट पर्सन है, उसको जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो बेनिफिट चेन के लास्ट आदमी तक जाए, जिससे कि उसका भी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। जैसे बॉडी के हर पार्ट्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं, वैसे ही अगर सोसाइटी में देखा जाए तो हर व्यक्ति ज़रूरी है और उनके साथ भेदभाव ना किया जाए। यही एकात्म मानववाद कहता है कि व्यक्ति हमारे लिए प्रमुख है और अगर जो भी अगर एक पूरी लाइन है और उसमें लास्ट पर्सन भी जो है, हमें उसे भी इक्वल बेनिफिट्स पहुंचाने चाहिए ताकि उसकी भी ग्रोथ हो सके और उसका विकास हो सके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है, हु फॉर्म्ड दी हिंद किसान पंचायत। हिंद किसान पंचायत का गठन किसने किया? ए राम मनोहर लोहिया, बी आचार्य नरेंद्र देव, सी उषा देवी, या डी दीनदयाल उपाध्याय। अब बताइए कि ये पंचायत है, इसका गठन किसने किया था? लोहिया जी ने, या नरेंद्र देव ने, या फिर उषा देवी जी ने, या दीनदयाल उपाध्याय ने। ए बी सी डी में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, हिंद किसान पंचायत, इस पर मैंने एक दो बार क्वेश्चन कराया हुआ है, तो जिसने भी अगर नहीं देखा है देखिए, आप डेली क्वेश्चंस लगाया करिए। अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, राम मनोहर लोहिया ने हिंद किसान पंचायत का गठन किया था। ये एक फ्रीडम फाइटर तो थे ही, साथ में ये समाजवादी विचारधारा के वाहक भी थे। ये बहुत ज़्यादा सोशलिस्ट थिंकिंग से प्रभावित थे और उसको ही इनका काम था कि हम समाजवाद को पूरे देश में फैलाएं। और ये जो पंचायत है, इसका गठन इन्होंने किसानों की समस्या के समाधान के लिए किया था कि जो फार्मर्स हैं उनको एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आती है उसका सल्यूशन इस पंचायत के थ्रू हो सके। जैसे कि एग्रीकल्चर में दाम बढ़ रहा है या फिर कोई कैनाल वाटर रेट से रिलेटेड कोई मैटर है, यानी जो भी किसानों की समस्या है वो सॉल्व हो सके। इसके लिए हिंद किसान पंचायत का गठन 1950 में राम मनोहर लोहिया जी ने रखा था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ 7 रेवोल्यूशन। सप्त क्रांति की अवधारणा किसने दी? ए महात्मा गांधी, बी जेपी नारायण, सी एम एन रॉय, या डी राम मनोहर लोहिया। अब आप इसका आंसर बताइए। 7 रेवोल्यूशन, अगर आपने 7 रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा कि वो 7 कौन कौन सी चीज़ें बताई गई हैं कि 7 तरह की कौन सी क्रांति करनी है
और अगर आपने वो पढ़ा होगा तब आप ये बता सकते हैं कि 7 रेवोल्यूशन की बात किसने की थी, किसने ये कंसेप्ट दिया था कि क्रांति 7 तरीके की होनी चाहिए, किस लिए होनी चाहिए, तो बाद की बात है। पर फिलहाल आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि सप्त क्रांति की अवधारणा किसने दिया था, गांधी जी ने या जेपी नारायण ने या एम.एन. रॉय ने या फिर लोहिया जी ने। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अब ये सप्त क्रांति करने की क्या जरूरत है? राम मनोहर लोहिया जी ने कहा कि अगर हमें समाजवाद को लाना है तो ये 7 क्रांति करनी पड़ेगी। अब ये 7 क्रांति में है क्या, 7 चीज़ें क्या हैं? देखिए, एक क्रांति हमें करनी पड़ेगी जिससे कि हम मैन और वुमेन में इक्वालिटी ला सके, समानता ला सके। और दूसरा कि जो भेदभाव होता है चमड़ी के कलर पर या फिर आर्थिक आधार पर, उसके खिलाफ क्रांति। और थर्ड है कि कास्ट सिस्टम के खिलाफ, और जो पिछड़े वर्ग हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इसलिए हमें ये क्रांति करनी पड़ेगी, जाति व्यवस्था को एक तरह से समाप्त करने के लिए ही। और फोर्थ था कि जिससे कि हम विश्व में लोकतंत्र ला सकें, हमें वो उस लिए क्रांति करनी पड़ेगी। फिफ्थ है अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं कि किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन हो जाए और किसी के पास बहुत कम हो। और सिक्स्थ है प्राइवेट लाइफ में हस्तक्षेप के लिए, अननेसेसरी अगर कोई प्राइवेट लाइफ में हस्तक्षेप कर रहा है उसके विरुद्ध क्रांति। और लास्ट था सत्याग्रह के लिए क्रांति। ये 7 रेवोल्यूशन राम मनोहर लोहिया जी ने दिए थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हेन डिड मोहम्मद इकबाल पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ इस्लामिक नेशनलिज्म? हिंदी में इस्लामी राष्ट्रवाद का विचार मोहम्मद इकबाल ने कब रखा? ए 1929 में, बी 1928 में, सी 1930 में या डी 1934 में? इकबाल जी ने इस्लामी राष्ट्रवाद की बात तो की थी, कब ये विचार उन्होंने रखा था यहाँ पर आपको ये बताना है। 4 ईयर्स आपको मेंशन है, आप बताइए कि किस साल में मोहम्मद इकबाल ने इस्लामी राष्ट्रवाद का विचार दिया था। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1930 में मोहम्मद इकबाल ने इस्लामी राष्ट्रवाद का विचार रखा था। देखिए, अपने स्टार्टिंग टाइम में जब ये पोएट ही थे तो ये हिंदू मुस्लिम एकता की बहुत बात अपने पोएट में करते थे। अब इतनी कविताओं में इन्होंने बहुत सी लाइनें लिखी हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देती है। लेकिन बाद में समय के साथ इनकी थिंकिंग चेंज हो गई और इन्होंने 1930 में इलाहाबाद के मुस्लिम लीग सेशन में पहली बार पाकिस्तान का विचार रखा। कहा कि सिंध, बलूचिस्तान और भी राज्य थे, उनको हम मिला करके एक पाकिस्तान का निर्माण किया जाएगा। और इन्होंने विश्व में मुसलमानों की एकता की भी बात की थी। इनके विचारों में बिल्कुल एक सडन चेंज हो गया था। इनकी कविताएं आप पढ़ेंगे तो उसमें तो पहले ये हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने ही मुस्लिम राष्ट्रवाद, इस्लामी राष्ट्रवाद के विचार को भी इन्होंने ही रखा था। फिर ये बहुत ज़्यादा हिंदुओं के अगेंस्ट भी हो गए थे और इस्लाम को प्रमोट कर रहे थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन है, हु वॉज एन एथिस्ट? कौन निरीश्वरवादी था? गांधी, पेरियार ए वी रामास्वामी या श्री अरबिंदो घोष या कबीर? ए बी सी डी में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपसे पूछ रहा है निरीश्वरवादी, जिसका ईश्वर में विश्वास ना हो। ए बी सी डी में से देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पेरियार ए वी रामास्वामी। ये ईश्वर को नहीं मानते थे, क्योंकि इनके अनुसार ये था कि ईश्वर का तो किसी ने आज तक दर्शन ही नहीं किया, हमने तो भगवान को देखा ही नहीं है, तो हम विश्वास कैसे कर लेंगे कि भगवान होते हैं। और यहाँ तक कि इनका तो ये मानना था कि ईश्वर और धर्म के कारण, गॉड और रिलीजन ही वो रीज़न है
जिसकी वजह से भय, अज्ञानता और गरीबी है। यानी पॉवर्टी, फियर, इस जो भी है ये ईश्वर और धर्म के कारण है। ये उन्हीं को जिम्मेदार मानते थे। ये मूर्ति पूजा के भी खिलाफ थे, जाति व्यवस्था के भी खिलाफ थे। और इनको पेरियार का जो टैग है ये इनके फॉलोअर्स ने दिया था और इनका पूरा नाम है इरोड वेंकट नायकर रामास्वामी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इन प्रोटेस्ट ऑफ विच इंसिडेंट डिड टैगोर रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड टाइटल। टैगोर ने किस घटना के विरोध में अपना नाइटहुड टाइटल त्याग दिया। ए क्वाइट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन में, या बी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के दौरान, स्वाभिमान आंदोलन, या सी जलियांवाला बाग मास्कर, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान, या डी स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन के दौरान। अब बताइए, टैगोर को नाइटहुड टाइटल मिला था। अगर जिन्हें नहीं पता होगा वो आज ये जान गए होंगे कि टैगोर को नाइटहुड टाइटल दिया गया था। पर यहाँ आपसे पूछ रहा है कि उन्होंने कब इस टाइटल को त्याग दिया था, किस घटना के विरोध में। ABCD में से करेक्ट आंसर क्या होगा। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, दिसंबर 19 में ये क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में। तो जिन्होंने वो अटेम्प्ट दिया होगा उन्हें पता होगा। बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड का टाइटल त्याग दिया था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना हुई थी जिसमें कि एक लार्ज क्राउड पर गोलियां चलाई गई थी। जनरल डायर ने ब्रिटिश पुलिस को लीड किया था। उसी के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना ये टाइटल त्याग दिया था। ये टाइटल इनको मिला कब था। इनको टाइटल किंग जॉर्ज फिफ्थ ने 1915 में इनका जो कंट्रीब्यूशन था लिटरेचर की तरफ, जो इनका साहित्य में कंट्रीब्यूशन था, उसको देखते हुए इन्हें नाइटहुड का टाइटल ब्रिटेन से दिया गया था। लेकिन इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ अपना टाइटल त्याग दिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेवेंथ क्वेश्चन है, इन विच ईयर स्वामी विवेकानंद फाउंडेड फर्स्ट वेदांता सोसाइटी इन न्यूयॉर्क। स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष न्यूयॉर्क में पहले वेदांत समाज की स्थापना की। ए 1894 में, बी 1899 में, सी 1896 में, या डी 1898 में। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट वेदांता सोसाइटी के बारे में न्यूयॉर्क में जिसे विवेकानंद जी ने एस्टैब्लिश किया था, आपसे उसका ईयर पूछा जा रहा है कि किस ईयर में किया गया था। अगर वेदांता सोसाइटी पूछा था तो आप शायद विवेकानंद तुरंत लगा देते कि ये करेक्ट आंसर होगा, पर यहाँ आपसे ईयर पूछ रहा है तो ईयर बताना थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, पर उतना मुश्किल नहीं। अगर आप ईयर वाइज लर्न कर लेंगे चीज़ों को तो आप कभी नहीं भूलेंगे। अब बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 1894 है या 99 या 96 या 98। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। 1894 में स्वामी विवेकानंद ने फर्स्ट वेदांता सोसाइटी फाउंड की थी। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एट्थ क्वेश्चन है, विच भक्ति सेंट्स राइटिंग इन्फ्लुएंस्ड हिंदुइज्म भक्ति मूवमेंट एंड हिज वर्सेस आर फाउंड इन सिखिज्म स्क्रिप्चर आदि ग्रंथ। किस भक्ति सन्यासी ने हिंदू धर्म के भक्ति आंदोलन को प्रभावित किया और उसका नाम सिख धर्म के ग्रंथ आदि ग्रंथ में पाया जाता है। ए रामानंद, बी कबीरदास, सी मीराबाई, डी तुकाराम। भक्ति सेंट्स के नाम यहाँ पर मेंशन है, आपको बताना है कि कौन सा वो नाम है जिसका नाम सिख धर्म के ग्रंथ में भी मेंशन्ड है। ABCD में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। कबीर दास का नाम गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलता है। इनके वर्ड्स जिन्होंने लिखा है वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी मेंशन है। कबीर जी हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के खिलाफ कभी नहीं रहे थे, पर दोनों ही धर्म में जो
कुरीतियाँ थीं उनके ये खिलाफ थे। ये अंधविश्वास का विरोध करते थे और जाति समानता की भी बात इन्होंने की थी, कास्ट इक्वालिटी की बात इन्होंने की थी और इकोनॉमिक इक्वालिटी पर भी बहुत ज़्यादा ये जोर देते थे और अनटचेबिलिटी का इन्होंने विरोध किया है। और ये निर्गुण भक्ति का समर्थन करते थे कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 9th क्वेश्चन है, हु सेड अटेनमेंट ऑफ स्वराज इज पॉसिबल ओनली बाय फेथ इन गॉड? किसने कहा स्वराज की प्राप्ति ईश्वर में विश्वास द्वारा ही संभव है? ए स्वामी विवेकानंद ने, बी श्री अरविंदो घोष ने, सी पंडिता रमाबाई ने, या डी महात्मा गांधी ने? अब बताइए, स्वराज की प्राप्ति ईश्वर में विश्वास के द्वारा संभव है। ये स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि ये किसका स्टेटमेंट है। ए बी सी डी में से विवेकानंद का है, या अरविंदो घोष का है, या फिर रमाबाई जी का है, या गांधी जी का है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, श्री अरविंदो घोष जी का ये स्टेटमेंट है। अरविंदो घोष जी का मानना था कि राष्ट्रवाद धर्म है, नेशनलिज्म एक रिलीजन है और ये ईश्वर की देन है, इसे हमें गॉड ने दिया है। इन्होंने तो यहाँ तक, इनका मतलब गॉड पर इतना ज़्यादा विश्वास हो गया था, ये गीता पर बहुत विश्वास करते थे और उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित भी थे। तो इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जो ब्रिटेन के जो अधिकारी हैं, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं, उनकी जो हत्या हो रही है वह ईश्वर की इच्छा से हो रही है। इस स्टेटमेंट से भी आप जान सकते हैं कि इनका गॉड पर कितना ज़्यादा बिलीव था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 10th क्वेश्चन है, पंडिता रमाबाई अराइव्ड इन वेस्टर्न इंडिया इन 1882 एंड विद द हेल्प फ्रॉम रमाबाई रनाडे set up which organization for uplift of women? पंडिता रमाबाई 1882 में पश्चिमी भारत पहुंचे और रमाबाई ने रनाडे की मदद से महिलाओं के सामान्य उत्थान के लिए किस संगठन की स्थापना की? ए महिला सुरक्षा केंद्र, बी महिला राष्ट्रीय संघ, सी आर्य महिला समाज, या डी विमेंस इंडियन एसोसिएशन? अब बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 1882 आपको एक हिंट भी दिया हुआ है। अगर आपको ये चारों संस्थान आपने पढ़ा होगा, चारों संगठन के बारे में या जिस भी संगठन के बारे में पढ़ा होगा, अगर आपको उसका ईयर भी आता होगा तब भी आप इस क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हैं। ए बी सी डी में से बताइए कि कौन सा वो ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा संगठन है जिसे पंडिता रमाबाई ने 1882 में महिलाओं के सामान्य उत्थान के लिए बनाया था। करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आर्य महिला समाज। पंडिता रमाबाई ने 1882 में इसकी स्थापना की थी। पंडिता रमाबाई को सरस्वती का भी टाइटल दिया गया था टाउन हॉल कोलकाता के द्वारा उन्हें सम्मान के तौर पर। और इन्होंने जो ये आर्य समाज महिला की स्थापना की थी, क्यों की थी? क्योंकि ये महिलाओं की स्थिति को सुधारना चाहती थी। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, अपलिफ्ट ऑफ वुमेन, महिलाओं के सामान्य उत्थान के लिए ये महिलाओं की स्थिति सुधारना चाहती थी। और ये पहला भारतीय महिला संगठन था जिसका लक्ष्य था देहाती स्त्रियां, जो विलेज वुमेन्स हैं, उनको एजुकेशन देना और चाइल्ड मैरिज को रोकना, बाल विवाह को रोकना भी इस समाज का एक मोटिव था। और इन्होंने एक बुक, अपनी मराठी में इनकी पहली बुक थी, वो स्त्री धर्म नीति, 1882 में भी ही वो बुक पब्लिश इनकी हुई थी। कुल मिलाकर के आप अगर एक शॉर्ट में समझेंगे तो आर्य महिला समाज एम्पावरिंग वुमेन के लिए इसकी स्थापना की गई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 12th क्वेश्चन है, हु कंसिडर्ड कांग्रेस एज अ बुर्जुआ ऑर्गेनाइजेशन? कांग्रेस को बुर्जुआ संगठन किसने माना? ए जेपी नारायण ने, बी राम मनोहर लोहिया ने, सी एम एन रॉय, या डी लेनिन? बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कांग्रेस एक पार्टी थी, एक संगठन था, उसको बुर्जुआ संगठन किसने कहा था? पहले तो संगठन था, बाद में पार्टी बनी वो, पर आप यहाँ बताइए कि इसको बुर्जुआ संगठन किसने कहा था।
जेपी नारायण ने या लोहिया जी ने या फिर एम एन रॉय ने या लेनिन ने? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन सी। एम एन रॉय ने कांग्रेस को बुर्जुआ संगठन माना था। बुर्जुआ संगठन यानी कैपिटलिस्ट क्लास पीपल, पूंजीवादी वर्ग के लोग। एम एन रॉय भारत में जो साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष चल रहा था उसमें ये कांग्रेस का सहयोग लेने से इन्होंने इनकार कर दिया था, जबकि लेनिन इनको कह रहे थे कि आप अब साम्राज्यवाद के खिलाफ जो संघर्ष चल रहा है उसमें कांग्रेस का सहयोग ले लीजिए। इसी वजह से एम एन रॉय और लेनिन में वैचारिक मतभेद भी सिर्फ इसी कारण हुए थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 13th क्वेश्चन है, एम एन रॉय बुक named as Reason, Romanticism and Revolution published in which year? एम एन रॉय पुस्तक का नाम रीजन, रोमांटिज्म एंड रेवोल्यूशन किस वर्ष में प्रकाशित हुई? ए 1955 में, बी 1954 में, सी 1952 में या डी 1959 में? देखिए, इंडियन पॉलिटिकल थॉट के जो भी इम्पोर्टेंट आपके सिलेबस में ऑथर्स थिंकर्स अवेलेबल हैं उनकी सारी बुक्स का मैंने एक वीडियो में बनाया है। सारा कलेक्शन आपको एक वीडियो में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, जिसमें कि एक ही वीडियो में जितने भी थिंकर इंडियन पॉलिटिकल थॉट के आपके सिलेबस में हैं उनकी सारी इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं, उस एक वीडियो में सब अवेलेबल है। आप जा करके चैनल की प्लेलिस्ट में वो वीडियो ज़रूर देखिए। इंडियन पॉलिटिकल थॉट की भी अवेलेबल है और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की भी। आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको बुक्स की पब्लिशिंग ईयर के साथ उसका ऑथर भी लर्न हो जाएगा। आप बताइए कि ये जो बुक यहाँ पर मेंशन्ड है इसका पब्लिशिंग ईयर क्या है? 1955 है या 1954 है या 1952 है या 1959 है? ए, बी, सी, डी में से करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। 1952 में एम एन रॉय की बुक रीजन, रोमांटिज्म एंड रेवोल्यूशन पब्लिश हुई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 14th क्वेश्चन, इन व्हाट टू फॉर्म्स डिड बर्नी डिवाइड द मेथड? बर्नी ने विधि को किन दो रूपों में विभाजित किया? ए, शरीयत एंड रुक्सा, शरीयत और रुक्सा। बी, शरीयत एंड जवाबित, शरीयत और जवाबित। सी, विहाबित एंड आलन, विहाबित और आलम। डी, महमूदी एंड अकुला, महमूदी और अकुला। बताइए कि बर्नी ने विधि के लिए दो रूप विधि के विभाजित किए थे कि लॉ अगर फॉर्म हो रहा है तो वो इन दो के फॉर्म में है, होना चाहिए। ए, बी, सी, डी में से करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर आप बर्नी के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लीजिए जो एग्ज़ाम में आपके आ सकती है। प्रीवियस ईयर इनके ऊपर जो क्वेश्चंस आए हैं उसको देखिए, एक्सपेक्टेड क्या आ सकते हैं ये आप देखिए, टॉपिक वाइज सोचिए। एक टॉपिक पढ़िए तो आप उसके बारे में कोशिश किया करिए कि अगर उससे कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका नहीं छूटना चाहिए। अगर आप चाहें तो ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे 10 यूनिट्स एग्ज़ाम में कवर करें। 10 यूनिट में से अगर आपका 7 यूनिट बिल्कुल बेस्ट तैयार है, बहुत अच्छे से तैयार है, तब भी आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 8 यूनिट, 7, 8, 9 जो भी, ज़रूरी नहीं है कि आप 10 यूनिट पढ़ के जाएँ। जितना तैयार करिए अपना बेस्ट तैयार करिए, वो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा और आप एग्ज़ाम में स्कोर भी अच्छा करेंगे। सब पढ़ने के चक्कर में फिर आप जितना भी पढ़े रहते हैं वो भी आपको एग्ज़ाम में नहीं आता। इसलिए जितना पढ़िए उतना अच्छे से पढ़िए कि अगर मैंने ये पढ़ लिया तो ये इससे कोई भी क्वेश्चन बनेगा मेरा गलत नहीं होगा। ये थिंकिंग आप अगर रख कर जाएंगे और इस तरह से पढ़ेंगे तो आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चंस गलत होने की बहुत कम संभावना बन जाती है। तो अगर आपने बर्नी के बारे में पढ़ा होगा, उन्होंने क्या बताया, वो दो जिनके बेसिस पर लॉ बनने चाहिए, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चंस आप सारे लगाया करिए, जिसको आता है उसका एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा। इसलिए लास्ट तक आप देखा करिए, सारे क्वेश्चंस लगाया करिए। और अगर जिसको नहीं आता उसको पता चलेगा कि उसने टॉपिक पढ़ा लेकिन वो ये क्वेश्चन उसको नहीं आया। इसलिए आप क्वेश्चंस लगाएंगे तभी आप समझ पाएंगे कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं एग्ज़ाम में। इसलिए आप क्वेश्चंस लगाया करिए।
देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। शरीयत और जवाबित, ये दो तरह से कानून अगर विधि बने तो ये दो बेसिस पर बने, ये बरनी जी ने कहा था। शरीयत में उन्होंने क्या रखा था? शरीयत ने उन्होंने कहा था कि इसमें पैगंबर साहब की शिक्षा और आचरण पर ये आधारित रहेगी विधि, जो शरीयत पर होगी। और जवाबित में क्या रहेगा? जवाबित में जो किंग, जो सुल्तान वहाँ पर होगा, वो जो लॉ बनाएगा वो जवाबित में आएगा। लेकिन बरनी ने यह भी कहा कि अगर जब जवाबित का निर्माण राजा कर रहा है तो उसे यह बात ध्यान देनी पड़ेगी। कौन कौन सी बातें थी वो? एक बात है कि वो कोई ऐसा लॉ ना बनाए जो शरीयत के खिलाफ या शरीयत के विरोध में जाए, ऐसी लॉ वो जवाबित में ना बनाए। दूसरा था कि जो जवाबित का आधार होना चाहिए वो शरीयत होना चाहिए। और तीसरा था जवाबित में वो ऐसे पॉइंट्स, ऐसे लॉ रखे उसमें कि जिससे कि आम लोगों के बीच में सुल्तान की निष्ठा बढ़े, यानी लोग राजा के प्रति लोग लॉयल रहें, ऐसे उसमें वो कानून बनाए जवाबित के अंदर। ये 3 पॉइंट्स बताए थे बरनी ने कि अगर जवाबित का निर्माण कोई राजा कर रहा है तो उसे ये 3 बातें ध्यान रखनी चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 15th क्वेश्चन है, हु क्रिटिसाइज्ड बेगमपुरा? बेगमपुरा की आलोचना किसने की? ए ईवी रामास्वामी, बी कबीर, सी कौटिल्य, डी स्वामी विवेकानंद। अब बताइए, बेगमपुरा से भी लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था। अब आपसे यहाँ पर ये बेगमपुरा के बारे में तो नहीं पूछ रहा है, लेकिन अगर आप बेगमपुरा के बारे में पढ़े होंगे तभी तो आपको पता होगा कि उसको क्रिटिसाइज किसने किया था। पहले तो जानना आपके ज़रूरी है कि बेगमपुरा था क्या। अगर आपने बेगमपुरा पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट कर सकते हैं कि उसकी आलोचना किसने की थी, रामास्वामी ने या कबीर ने या कौटिल्य ने या फिर विवेकानंद ने। ABCD में से करेक्ट आंसर क्या होगा? अच्छे से देख लीजिए क्वेश्चन को। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। कबीर ने बेगमपुरा की आलोचना की थी। बेगमपुरा है क्या? देखिए ये एक राज्य का कल्पना किया था किसने? रायदास ने, कि ऐसा वो समाज होगा जहाँ पर गरीबी, जाति व्यवस्था या फिर टैक्स का जो सिस्टम है, कर प्रणाली है, उसका कोई स्थान नहीं होगा। वहाँ पर ना कोई गरीब होगा और ना ही कास्ट सिस्टम वहाँ पर कोई होगा कि अलग अलग कास्ट में लोग वहाँ पर डिवाइडेड हैं, वो भी वहाँ पर नहीं होगा। और जो टैक्स किंग लेते हैं जिससे कि प्रजा का बहुत ज़्यादा एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन होता है, वो भी वहाँ पर नहीं रहेगी। कर प्रणाली भी वो बेगमपुरा में नहीं रहेगा। और आम प्रजा एक बेहतर समाज का निर्माण करेगी, वहाँ पर प्रयास करेगी कि एक अच्छी सोसाइटी अपने लिए बना सके, जिसमें कि क्या है कि सभी को क्षमता अनुसार काम करने का मौका मिलेगा। जिसकी जितनी पोटेंशियल है उसको उतना ही काम दिया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। कुल मिलाकर के आप इसे कह सकते हैं कि बेगमपुरा में किसी को कोई दुख ना हो। बिल्कुल शॉर्ट में अगर आप समझना चाहें कि ऐसा शहर जो बिना दुख के चले, इसकी कल्पना रायदास जी ने की थी। कहा था कि वहाँ पर अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी के पास नहीं रहेगी तो वहाँ कोई विवाद का कारण ही नहीं बनेगा और वहाँ पर इनजस्टिस ना हो, वहाँ न्यायपूर्ण व्यवस्था चले। तो इस बेगमपुरा की आलोचना कबीर जी ने की थी। और बेगमपुरा विचार किसका था? ये रायदास का विचार था। कबीर ने भी एक स्टेट की कल्पना की थी, एक आइडियल स्टेट की कल्पना की थी, आदर्श व्यवस्था, आदर्श राज्य की, कि एक राज्य कैसा होना चाहिए। उसका नाम इन्होंने रखा था अमरदेशवा। आप अमरपुर भी समझ सकते हैं कि उस राज्य का नाम कबीर जी ने अमरपुर का ड्रीम किया था, कि ऐसा राज्य जहाँ पर ऊंच नीच में कोई फर्क नहीं होगा। जैसे कि गांधी जी ने राम राज्य की कल्पना की थी, बिल्कुल वैसे ही आप समझ सकते हैं कि कबीर जी ने भी अमरपुर, अमरदेशवा की कल्पना की थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 16th क्वेश्चन है, पंडित रमाबाई ओपेंड शारदा सदन स्कूल फॉर विडोज इन द ईयर। हिंदी में,
पंडिता रमाबाई किस वर्ष में विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल खोला? 1889 में या 1896 में या 1901 में या 1906 में? बताइए। ये भी रमाबाई जी के ही बारे में क्वेश्चन है। उन्होंने शारदा सदन स्कूल खोला था, विधवाओं के लिए था, पर कब खोला था, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ABCD में से कौन सा वो साल है जिस साल रमाबाई ने शारदा सदन खोला था? करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या 1889 में या 1896 में या 1901 में या 1906 में? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। 1896 नहीं है, ये 1889 में। कंफ्यूज मत होइएगा। 1889 में पंडिता रमाबाई ने शारदा सदन स्कूल खोला था। कहाँ पर? बॉम्बे में। और यह स्कूल विडोज वुमेन्स की एजुकेशन के लिए था, उनको आश्रय देने के लिए था, एक तरह से कि वो यहाँ पर रह सकें और पढ़ सकें। पंडिता रमाबाई बहुत ज़्यादा आहत थी हिंदू व्यवस्था से। हिंदू रिलीजन में जिस तरह से विधवाओं का एक माना था कि अगर हमने उनका चेहरा देख लिया तो अपशगुन हो जाएगा, हमको पाप होगा, गलत होगा हमारे साथ। इसी वजह से वो एक तरह से हिंदू व्यवस्था के बहुत ज़्यादा खिलाफ में हो गई थी। और शायद यही कारण भी था जो उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और वो क्रिश्चियनिटी उन्होंने अपना ली थी, वो ईसाई धर्म को अपना ली थी, वो हिंदू धर्म की बहुत ज़्यादा कट्टर विरोधी बन गई थी। तो शारदा सदन स्कूल उन्होंने विधवाओं के लिए बनाया था। कि साल स्कूल को खोला था? 1889 में, बॉम्बे में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 17th क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट दोनों में से सही है। पहला स्टेटमेंट देखिए क्या है। तिलक स्टार्टेड द न्यू इंग्लिश स्कूल इन 1882। तिलक ने 1882 में न्यू इंग्लिश स्कूल प्रारंभ किया। सेकेंड है, अकॉर्डिंग टू तिलक सोशल मूवमेंट एंड पॉलिटिकल अपोजिशन आर हेल्पफुल इन बिल्डिंग नेशनलिटी यूनिटी। तिलक के अनुसार सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक विरोध राष्ट्रवादी एकता के निर्माण में सहायक है। बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट सही है? केवल फर्स्ट सही है या केवल सेकंड सही है या फिर दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं या फिर एक भी स्टेटमेंट सही नहीं है? दूसरे स्टेटमेंट में यही है कि सामाजिक आंदोलन से और राजनीतिक विरोध से, ये दोनों चीज़ें हमारे लिए हेल्पफुल होंगी अगर हमें नेशनल यूनिटी बनानी है। पर यहाँ पर तिलक के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है आपसे। बाल गंगाधर तिलक के बारे में ही दोनों स्टेटमेंट हैं, फर्स्ट भी है और सेकंड भी है। तो अगर आपने तिलक जी के बारे में पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही कर सकते हैं कि तिलक ने न्यू इंग्लिश स्कूल खोला 1882 में, और तिलक का ही ये थॉट दिया हुआ है कि हम सामाजिक आंदोलन से और राजनीतिक विरोध से राष्ट्रवादी एकता का निर्माण कर सकते हैं। नेशनल यूनिटी उससे बढ़ेगी अगर हम सोशल मूवमेंट करेंगे, पॉलिटिकल अपोजिशन करेंगे, ये दो टूल इस्तेमाल करेंगे। तिलक जी के बारे में दोनों ही स्टेटमेंट है। आप बताइए कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ABCD में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले हम स्टेटमेंट फर्स्ट देखते हैं। न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना तिलक जी ने किया था, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें ईयर गलत है। 1880 में किया था और किसके साथ मिलकर किया था? विष्णु चिपलुंका, उनके साथ मिलकर इन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल पूना में खोला था 1880 में। और दूसरा स्टेटमेंट भी तिलक जी के बारे में बिल्कुल सही है। ये मानते थे कि सोशल मूवमेंट से और पॉलिटिकल अपोजिशन से हम नेशनल यूनिटी बना पाएंगे। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए बी, ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 18th क्वेश्चन है, हु हैड फॉर्म्ड द सोसाइटी फॉर राइट टू डाई विथ डिग्निटी। समाज को सम्मान के साथ मरने का अधिकार का गठन किसने किया था?
जेपी नारायण ने, कृष्णा अय्यर ने, या मिन्नू मशानी ने, या फिर मेधा पाटेकर ने? अब इसका आंसर आप बताइए क्या होगा। सोसाइटी फॉर राइट टू डाई विथ डिग्निटी, इस सोसाइटी की स्थापना या इसका गठन किसने किया था? ए, बी, सी, डी में से करेक्ट आंसर क्या होगा? कब किया था, कब ये सोसाइटी बनी थी, वो दूसरा क्वेश्चन आपका होना चाहिए। पर अभी तो ये पूछ रहा है कि इसका गठन किसने किया था। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मिन्नू मसानी ने सोसाइटी फॉर राइट टू डाई विथ डिग्निटी का गठन किया था 1981। हाँ, उसके आसपास इन्होंने ये सोसाइटी एस्टैब्लिश की थी। देखिए आज क्वेश्चंस इतने ही थे। अगर आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा, और आपने जो भी स्कोर गेट किया कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए, और इस वीडियो को अपने उन सारे फ्रेंड्स शेयर करिए जो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं। इसके पहले अगर आपने पॉलिटिकल थ्योरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो जा करके चैनल की प्लेलिस्ट में आप सारे क्वेश्चंस देखिए, लगाइए, अपना स्कोर कमेंट करिए। आपकी तैयारी एग्जाम के लिए बहुत अच्छी हो जाएगी, इसलिए आप सारे क्वेश्चंस जरूर लगाइए। सारे यूनिट से क्वेश्चन अवेलेबल हैं, इनफैक्ट मोस्टली यूनिट से क्वेश्चन अवेलेबल हैं आपके लिए। इसलिए अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जा करके चैनल की प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, आप जा करके ज़रूर देखें। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। क्वेश्चंस आप बिल्कुल लगाइए। डेली प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंसिस्टेंस होकर के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए एग्ज़ाम को पास करना, एग्ज़ाम को क्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए आप क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा लगाया करिए। पढ़ने को तो आप सब कुछ पढ़ लेते हैं, पर उसमें से क्या क्वेश्चन बनेगा, किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आ सकता है या क्या आ चुका है। देखिए इसमें दोनों कलेक्शन है, इसमें प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस हैं और एक्सपेक्टेड भी क्वेश्चंस हैं कि आने वाले समय में किस तरह के क्वेश्चन किस यूनिट से बन सकते हैं। इसलिए और देखिए पूरा न्यूली सिलेबस पे बेस्ड है और इनकी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप इन सारे क्वेश्चंस को डेली लगाया करिए। अपना कमेंट में जो आपने स्कोर गेट किया उसे ज़रूर मेंशन भी किया करिए। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं जाकर के चैनल की प्लेलिस्ट में आप ज़रूर देखिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। बगल में एक बेल आइकन दिया हुआ है, अगर आप उसे प्रेस कर लेंगे तो आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।